दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एक डरा हुआ राजा, एक डरा हुआ सम्राट और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन होने के बावजूद इस देश में यदि शासक वर्ग डरा हुआ दिखाई दे तो उस डर की गूंज लखनऊ से पटना तक सुनाई दे रही है। उस डर की गूंज चंडीगढ़ से मुंबई तक सुनाई दे रही है और उस डर की गूंज रांची से लेकर देश के दूसरे हिस्से में भी सुनाई दे रही है। और अब जब मोहन भागवत ये कहने की स्थिति में आ गए हो, जब वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई संकेत देते हुए जब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर अलौकिक होना, आखिर दैवीय शक्ति की तरफ अग्रसर होने की कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, तो आगे न जाने क्या होगा। तो ये स्थिति जब देश के सामने खड़ी हो गई है तो डर के आगे सत्ता गंवाने की जो एक पूरी की पूरी कवायद इस देश में सत्ता पक्ष के सामने दिखाई दे रही है कि कभी भी सत्ता जा सकती है, तो वो डर सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब इस डर को परिभाषित करने की कोशिश कोई किसी भी रूप में करे, लेकिन इस डर को यदि आप देखने चले तो 23 तारीख को बजट आ रहा है। जी हां, 4 दिनों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा के पटल पर बजट रखेंगी और उस बजट से एक तरफ इस देश के मध्य वर्ग और गरीब लोगों को एक बड़ी आस है। उस वर्ग को आस है जहां इस देश में श्रमिकों की, मजदूरों की जो दर है, मजदूरी की दर है, वो नाइजीरिया से भी बदतर हालत में है। तो वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ श्रमिकों को, समाज के निचली पायदान पर, आर्थिक रूप से निचली पायदान पर मौजूद लोगों को, मध्य वर्ग को जो आस है, उससे कहीं ज्यादा आस सरकार की बैसाखी बने हुए लोगों को भी है। और बैसाखी कौन? एक बैसाखी पटना से तो दूसरी बैसाखी अमरावती से, यानी आंध्र प्रदेश से चल रही है। तो पटना और अमरावती की बैसाखी के साथ साथ चुनावी राज्य तो मुंबई में है। इस देश की आर्थिक इंजन, इस देश का आर्थिक इंजन, और उस आर्थिक इंजन के सहारे लखनऊ और पटना को जोड़ते हुए दिल्ली की सत्ता तक जो गुजरात लॉबी खुद को लेकर के गई और मुंबई की जगह अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी और पता नहीं क्या क्या, यानी देश की आर्थिक राजधानी बनाने की जो कवायद शुरू की गई, उस कवायद पर पलीता लगता नजर आ रहा है। पलीता तो सबसे पहले 4 जून को जब जनता की तरफ से लोकसभा चुनाव का नतीजा दिया गया, उस नतीजे में ही लग गया था। बहुमत के आंकड़े से 32 कम, और 32 कम होने के बावजूद सत्ता पक्ष अब खुद को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है कि न तो अमरावती की इच्छा पूरी होने वाली है, न पटना की इच्छा पूरी होने वाली है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दबाने का खेल भी शुरू हो चुका है। यानी बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार को न तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है और न ही उनके आरक्षण की, जो बिहार सरकार ने जाति गणना के बाद आरक्षण को बढ़ाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया, उस पर नवी अनुसूची में डालने के लिए भी केंद्र सरकार तैयार नहीं है। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो उनकी डिमांड तो विशेष पैकेज से लेकर विशेष राज्य के दर्जे तक है। हर मंत्रालय से उन्हें एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए, क्योंकि उनके राज्य की आर्थिक स्थिति, माली हालत बेहद खराब है। लेकिन ध्यान दीजिए, ईडी पटना पहुंच चुकी है, और ईडी जब पटना पहुंची है तो स्वाभाविक है कि ईडी के निशाने पर 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार के ब्यूरोक्रेट है, उस सत्ता में अलग अलग समय पर रहे हुए लोग हैं। तो आखिर डराने की कवायद किसे हो रही है? क्या नीतीश कुमार डर जाएंगे ईडी से? क्या ईडी के माध्यम से जो कोशिश गुजरात लॉबी पूरे देश में करती रही है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को डाला गया, संजय सिंह को डाला गया, बंगाल में ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालकर हुई, जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, महादेव ऐप को लेकर के जो पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया था, क्या वो ड्रामा बिहार की जनता स्वीकार कर लेगी? और नीतीश कुमार क्या उसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में है? स्वाभाविक है कि नहीं है। लेकिन ये तो ईडी की बात थी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के सामने भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। वो भी इस गठबंधन के खूंटे से 23 जुलाई तक तो बंधे हुए हैं। 23 जुलाई को बजट पेश होने के बाद जो खलबली मचने वाली है, उस खलबली में कौन बचने वाला है, इस गठबंधन में कौन इंडिया गठबंधन के साथ सबसे पहले जाएगा,
वो भागम भाग शुरू होनी है। और उस भागम भाग के पहले दिल्ली बहुत कुछ सेटल कर लेना चाहता है। किस मामले में सेटल करना चाहता है? तो दिल्ली लखनऊ में अपने आदमी बिठाना चाहता है। लखनऊ की सत्ता को दिल्ली एक स्वतंत्र और संवैधानिक रूप से, जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, उस शक्तियों के बंटवारे का पालन करने वाले मुख्यमंत्री की जगह एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बिठाने की जो कवायद है, उसकी पहली बुनियाद डाली जा चुकी है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ तक की दौड़ लगा रहे हैं। और इन सब के आगे क्या BL संतोष, क्या JP नड्डा, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्या यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बैठ के इस रूप में चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो इस बार हाफ हो गई है, क्या विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी? और हाफ और साफ के बीच एक तरफ जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार पसंद नहीं करता, उस मुख्यमंत्री को हटाने की कवायद क्या इसी 23 जुलाई के पहले कर ली जाएगी? यह सवाल भी प्रासंगिक बना हुआ है। और इसलिए भी प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि सत्ता के ऊपर 240 सांसदों वाली सत्ता अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने में अब तक नाकाम साबित होते रहे और किसी प्रकार बना ली गई सत्ता को चिरस्थायी बनाने की कवायद को आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी के अंदर से, संगठन के अंदर से जो विरोध के स्वर सामने आ सकते हैं, उस विरोध के स्वर को दबाने की गुंजाइश पहले दौर में ही कर लेने की जो कवायद है, उस कवायद में कहीं ना कहीं वो डर ही दिखता है, वो हताशा ही दिखती है। और डर और हताशा के साथ साथ वो परिस्थितियां भी दिखती है कि कहीं संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैकल्पिक नेतृत्व तो तैयार नहीं कर रहा। और वैकल्पिक नेतृत्व की गुंजाइश बनती कहां से है? वसुंधरा राजे सबसे दमदार नेता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें किनारे कर पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगाया गया। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों को किनारे लगाया गया। एकनाथ खड़से को भी बड़ी भूमिका नहीं दी गई। और ठीक इसी तरह से गुजरात में भी रबर स्टाम्प की तरह शासन चलाया जा रहा है। नए शासित राज्य उड़ीसा, वहां भी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति दिखाई नहीं देती है। और बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में तो चुनाव में जिस प्रकार से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, वो भी महाराष्ट्र के रास्ते जाता दिख रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में एक तरफ संगठन के अंदर से वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश, और वैकल्पिक नेतृत्व जो भाजपा के अंदर से नया प्रधानमंत्री और नया पार्टी अध्यक्ष ढूंढने की मंशा कुछ लोगों ने पाल रखी है, क्या उस मंशा को महाराष्ट्र के बाद पर लग जाएंगे? और क्या उन परिस्थितियों में जो सबसे ताकतवर सूबे पर काबिज, सबसे ताकतवर माना जाने वाला हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय है, वही दिल्ली दरबार को चैलेंज करने की स्थिति में होगा? दरअसल उस चैलेंज की परिस्थिति से बचने के लिए लखनऊ में बदलाव की कवायद को हवा भी दी जा रही है और गोदी मीडिया के लोगों के द्वारा हालात भी ऐसे बनवाए जा रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सारी समस्याओं की जड़ है और वहीं से निदान हो जाएगा। पर सवाल यह है कि पटना को क्यों छेड़ा जा रहा है? एक तरफ घर के अंदर से, बीजेपी के अंदर से चुनौतियां उभर रही है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों को छेड़ने का काम हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे डर क्या है? अब इसके दो कारण संभावित हो सकते हैं। एक कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह भरोसा होना कि जब 240 की संख्या पर खुद पार्टी है तो 272 किसी भी हालत में वो जुगाड़ कर लेगी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे भरोसा। हालांकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे प्रमोद महाजन को जितना भरोसा था, एक दौर में पूरे देश ने देखा कि सरकारें तो एक वोट से भी गिरी। प्रमोद महाजन का वो फॉर्मूला कि पेप्सी कोक और प्रमोद कभी अपना फॉर्मूला नहीं बताते, वो फॉर्मूला धरा का धरा रह गया और पेप्सी और कोक तो बने रह गए, सरकार एक वोट से चली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जब ये आत्मविश्वास सरकार के अंदर है कि सरकार तो किसी भी सूरत में नहीं गिरेगी, तो फिर इतना डराया क्यों जा रहा है? ताकि अलायंस पार्टनर टिके रहें। लेकिन डराकर अलायंस पार्टनर को टिकाया नहीं जा सकता। तो इसके उलट एक दूसरी थ्योरी यह भी कह रही है कि दरअसल सत्ता बीजेपी की केंद्र में बनी रहेगी
तो सत्ता बने रहने की सूरत में वैकल्पिक नेतृत्व पर जोर दिया जा सकता है। सत्ता छोड़ने का फरमान संघ की तरफ से कभी भी आ सकता है, खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनाव के बाद। तो सत्ता छोड़ने का फरमान तभी आएगा, वैकल्पिक नेतृत्व की भूमिका तभी तैयार होगी जब सत्ता होगी। तो क्या इस सत्ता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं ही कुर्बान कर देना चाहते हैं, ताकि हम नहीं तो कोई और भी नहीं, इस लोकसभा में भाजपा विपक्ष में भले ही चली जाए, लेकिन पार्टी के अंदर से कोई नितिन गडकरी, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई राजनाथ सिंह या कोई और प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए? एक ये कवायद तो नहीं है कि सहयोगी दलों को ईडी के माध्यम से छेड़ा जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू की मांग को अनसुना किया जा रहा है, और देश के सबसे ताकतवर भाजपाई मुख्यमंत्री, जिसका चेहरा एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साए तले दबा हुआ नहीं है, उस मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही है। कहीं ना कहीं ये सत्ता को राजनीतिक रूप से असुरक्षा के डर का सबसे बड़ा प्रतीक है, और सत्ता जब राजनीतिक रूप से असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि सियासत किस तरीके से जन कल्याण के मुद्दे पर, संसदीय व्यवस्था और संसदीय मर्यादाओं के मुद्दे पर, और इन सब से आगे बढ़कर इस देश की अर्थव्यवस्था जो कोरोना काल में रसातल में चली गई थी, और आज भी इस देश के असंगठित क्षेत्र जहां रोजगार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जाती है, जबकि वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो उसकी स्थिति सुधारने के लिए बजट में कोई पहल हो पाएगी? जिस सरकार की आधी एनर्जी सरकार बचाने में जाएगी, वो सरकार भला बजट पर ध्यान देगी? वो सरकार भला आंध्र प्रदेश और बिहार की वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान देगी? वो सरकार भला इस देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान देगी? वो सरकार भला इस देश में बेरोजगारी की स्थिति पर ध्यान देगी? वो सरकार भला अग्निवीर के मुद्दे पर ध्यान देगी या किसानों की एमएसपी गारंटी पर ध्यान देगी? ये सारी बातें तब बेमानी हो जाती है जब सत्ता को और सत्ता के रडार को सिर्फ और सिर्फ ईडी का सिग्नल ही दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों की चाहत का सपना ही दिखाई दे, और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की जो ताकतें हैं, जो सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सकारात्मक रूप से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ता चाहती है, उन ताकतों को तोड़ने मरोड़ने का वो जज्बा ही दिखाई देगा, जिस जज्बे के सहारे तानाशाही को लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा के रूप में जनता के सामने नए तरीके से, नए कलेवर के साथ पेश किया जा सके। जनता अब इस कलेवर को समझ चुकी है। जनता अब चुनावी हिंदुत्व की बिसात से बाहर निकल चुकी है, काफी हद तक निकल चुकी है, और जनता अब पीडीए के सहारे, जो अखिलेश यादव का पीडीए है, जो राहुल गांधी के की गारंटी है, उसके सहारे, जो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का फॉर्मूला बिहार से निकाला और राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया, उस फॉर्मूले के सहारे खुद को और अपनी परिस्थितियों को आमूलचूल रूप से बदलते हुए देखना चाहती है कि आर्थिक न्याय की लड़ाई में सामाजिक न्याय का समावेश किस प्रकार से होगा। और मौजूदा सरकार के पास कोई आर्थिक दर्शन ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें सोशल जस्टिस की भावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो या उभरती हुई दिखाई दे रही हो। दरअसल 5,000 करोड़ की शादी और 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में, यही हिंदुस्तान का वो मॉडल है जो 240 सांसदों के साथ चलाने में भी दिक्कत आ रही है और सरकार को बनाए रखने में भी दिक्कत आ रही है। और इन सब से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को अपना जेबी संगठन बनाए रखने में भी दिक्कत आ रही है। और इन तीनों समस्याओं से निदान के लिए डर के आगे जीत है, इससे ज्यादा डर के आगे हार है कि भावना सार्वजनिक रूप से परिलक्षित होती हुई दिख रही है कि आखिर ईडी से किसी को क्यों डराया जा रहा है। विपक्ष को डराने की यह प्रक्रिया अब सहयोगी दलों तक कैसे पहुंच गई? आखिर मुख्यमंत्री बदलने की कवायद को अमली जामा पहनाने के लिए रोज रोज किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, किसे लखनऊ में रुकने का निर्देश दिया जा रहा है और किसे दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली पहुंच रहा है, अमरावती से दिल्ली पहुंच रहा है, उसकी फोटो दिल्ली के हुक्मरान अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी, हताशा और डर, इन तीनों के सम्मिश्रण से मौजूदा सत्ता का इकबाल तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इकबाल को अमृतकाल के युग के इकबाल की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी 23 जुलाई को बजट में आपके लिए क्या आएगा और नीतीश बाबू और चंद्र बाबू के लिए क्या आएगा, यह भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही।
नमस्कार।